कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चा, आपको पता है कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स का पहला लेक्चर हमने देख लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, जितनी भी जेनेटिक्स की टर्म्स थी वो सारी चीजें क्लियर की थी। देखिए, जो पहला लेक्चर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो बेसिक था पूरे जेनेटिक्स का। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो फिर आगे की जेनेटिक्स समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर उसको देख लें। और जेनेटिक्स को जैसा हम पढ़ रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि जेनेटिक्स को अपना फेवरेट चैप्टर बनाना बच्चा, क्योंकि 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में हर बार नीट में क्वेश्चन इससे आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें अक्सर बच्चे लटक जाते हैं क्योंकि टफ चैप्टर होता है, 12th का कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इसको हम उस कुछ ऐसे पढ़ने वाले बच्चा कि जेनेटिक्स हमें फील हो। देखिए, जेनेटिक्स का पढ़ने का कि आपको जेनेटिक्स की बेसिक चीजें आनी चाहिए, जेनेटिक्स की एक एक टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज रहनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आपके सही होंगे। नहीं तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन अधिकतर लोगों के गलत हो जाते हैं। तो आज जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं मेंडलवाद, मतलब मेंडलिज्म को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। यहां पर हम बात करेंगे मेंडल के योगदान को। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर पर बताया था बच्चा, कि मेंडल को हमने क्या कहा था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब पिता माने जाते हैं किसके, अनुवांशिकी के। ऐसा हमने किस लिए कहा था बच्चा, क्योंकि इनका जो योगदान है जेनेटिक्स के प्रति वो पहला योगदान था। इन्होंने ही ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, जेनेटिक्स जैसी कोई चीजें हो सकती हैं, इन्होंने ही सोचा पहली बार। और पहली बार इन्होंने क्या करा, रखा, अनुवांशिकता के बारे में बताया। लेकिन उस समय कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम होने के कारण इनका जो रिसर्च थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। उसके क्या रीजन थे वो भी हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। यहां हम देखने वाले हैं कि जो मेंडल का जन्म कब हुआ था, सन 1822 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु सन 1884 ईस्वी में हो गई। ठीक है, बाकी इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इन्होंने अनुवांशिकता की नींव डाली थी, पहली बार अनुवांशिकता को जाना था। यहां पर मैंने आपको जन्म और मृत्यु क्यों बताया, क्योंकि ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। नीट में नहीं, AIPMT जब होती थी नीट, अब जैसे नीट होता है पहले AIPMT होती थी, तो AIPMT में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा एक बार क्यों ना बता दिया जाए। क्योंकि नीट भैया कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपका टारगेट 360 आउट ऑफ 360 का है तो आपको सारी चीजें फिर कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़ा सा मेंडल का इतिहास। देखिए, मेंडल का इतिहास थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि मेंडल क्या थे, फादर थे। लेकिन देखिए, मेंडल शुरुआत से फादर नहीं थे। कोई फादर इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा रिसर्च थोड़ी नहीं किया आज तक, कैसे कर लेगा भाई, वो तो आस्थावादी होते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात ये होती बच्चा कि ये मेंडल पहले से ही फादर नहीं थे। पहले ये क्या थे, प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे और अपनी रिसर्च साथ में करते रहते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि यार इनका जो पढ़ाने, जो अधिकतर टाइम है वो पढ़ाने में चला जा रहा है, रिसर्च के लिए अच्छा खासा टाइम नहीं बच पा रहा है, जिससे इनकी रिसर्च बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही धीमे धीमे चल रही है। तो इन्होंने सोचा कि यार ये अपना तो काम नहीं हो पाएगा, इससे अपने को तो रिसर्च करनी है, जॉब छोड़ देनी है। अब जॉब छोड़नी है भाई साहब, तो इनको कुछ ना कुछ तो जीवन यापन के लिए चाहिए। तो इन्होंने एक ऐसी जॉब खोजी जिसमें इनका जीवन यापन होता रहे और इनकी रिसर्च पर कोई बाधा ना आए। तो इन्होंने क्या किया, एक इनको जॉब मिल गई, इसकी फादर की मिल गई चर्च पर। तो उस दौरान क्या हुआ, फादर की जॉब भी करते थे, एक तरीके की जॉब होती है, इसमें पैसा वगैरह मिलता रहता है, तो इनका जीवन यापन भी होता था। और जो चर्च थी उसके बगल में एक गार्डन था जहां पर ये अपनी रिसर्च करते थे। और ये अपनी रिसर्च किस पर कर रहे थे, मटर पर कर रहे थे। किस पर कर रहे बच्चा, ये मटर पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। आखिर इन्होंने मटर ही क्यों लिया, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना जाने कि इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर पर किया था। सन 1856 से लेकर सन 1863 ईस्वी, लगभग 7 वर्ष तक इन्होंने अपना रिसर्च किया। और सन 1865 ईस्वी में अपने रिसर्च को क्या किया, प्रकाशित कर दिया, निष्कर्ष को निकाला, अपने निष्कर्ष को दिए। जो प्रकाशित किया बच्चा, उसका जो टाइटल रखा था इन्होंने, प्रकाशित करने का जो टाइटल था वो टाइटल था एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जो पत्रिका का नाम, जिस पत्रिका पर यह टाइटल आया था, उस पत्रिका का नाम था, क्या था बच्चा, नेचर फॉर्च्यूनर वेरिन। क्या नाम था बच्चा, नेचर फॉर्च्यूनर वेरिन, जो कि जर्मन लैंग्वेज में होती थी। और ये जो पत्रिका थी अच्छी खासी पत्रिका थी, लेकिन जो इनका टाइटल था ना, ये बड़ा बेकार हो गया, क्योंकि टाइटल सब कुछ सही था, बाकी कोई चीजें गलत नहीं थी। गलती यहां पर ये हो गई कि ये जो टाइटल था ये सबके लिए नया था। ये हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में लोगों ने दूर दूर तक अभी सोची भी नहीं थी। और यहां पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दे दिया था। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन बच्चे सब लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाए। उसका रीजन यही था कि इनका जो खोज थी वो नई थी, आज से पहले कोई इसको नहीं जानता था, और भी बहुत सारी कमियां थी जो कि हम देखेंगे। अब बच्चा ये परेशान हुए कि इनकी जो खोज थी, इन्होंने इतना समय दिया लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इनको अपने ऊपर भरोसा था कि जो मैंने रिसर्च की है वो 100% सही है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इन्होंने जब मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को इन्होंने अपनी पुस्तक दी, जो कि इन्होंने लिखी थी अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। और इन्होंने कहा कि देखो, जब भी तुमको प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जैसे कभी छपी छपाई मिले, पत्रिका वगैरह कभी मिले,
और किसी साइंटिस्ट का नाम सुनो तो उस तक मेरी पुस्तक पहुंचा देना, ये उसके रिसर्च के लिए जरूर काम आएगी। ठीक ऐसा ही हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद मेंडलवाद का पुनः जन्म हुआ। मेंडलवाद मतलब मेंडल के नियमों को, मेंडल के निष्कर्ष जो थे उनका पुनः जन्म हुआ। वो कैसे हुआ बच्चा, कि इनके शिष्यों ने, जो इनकी बुक थी, जो टाइटल वगैरह छपा रहा होगा किसी का कि ये लोग खोज कर रहे हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो उन तक के इनकी बुक को पहुंचा दिया। तो ऐसे तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडलवाद को पुनः जन्म दिया। यहां पर इन तीनों साइंटिस्ट की ईमानदारी पर हमें गर्व करना चाहिए बच्चा, कि ये चाहते उस समय तो जो मेंडल की खोज थी उसको अपने ऊपर ले सकते थे, पूरा श्रेय अपने ऊपर ले सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने तब भी मेंडल का ही नाम जोड़ा और फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको इन्होंने कहा, क्योंकि भैया देखो ये होता सम्मान। साइंटिस्ट देखिए, अगर वो चाहते तो इनका नाम पूरा ले लेते कि हमने भाई जेनेटिक्स को खोजा है, आज से पहले जेनेटिक्स थी नहीं, ये जो खोज है वो हमारी है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने मेंडल का नाम उसके साथ जोड़ा और इन्होंने मेंडलवाद को पुनः जन्म दिया। ठीक है, जबकि इन्होंने ये सोचते तो कह देते कि भाई हमारी रिसर्च है, कोई उस समय रोकने वाला नहीं था, ना तो किसी को पता था। ठीक है, तो काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, जिनमें से पहले साइंटिस्ट का नाम आता है कॉरल कॉरेंस। इनके बारे में देखते हैं। जो कॉरल कॉरेंस थे, देखिए सारी चीजें एनसीईआरटी पर लिखी हुई हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए जो कॉरल कॉरेंस थे, इन्होंने क्या किया, प्रयोग मक्के पर किया था। आखिर ये प्रयोग इन्होंने मक्के पर किया बच्चा, इनका खुद का प्रयोग नहीं था। इन्होंने मेंडल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का, जैसे मेंडल ने मटर पर किया था, वैसे ही ठीक इन्होंने मक्के पर किया और देखा क्या ये चीजें सही हो रही, बिल्कुल सही चीजें थी, एकदम से सही चीजें थी। और ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए मेंडल के निष्कर्षों से। और मेंडल के निष्कर्षों को इन्होंने दो नियमों में बांट दिया, जिनमें से पहला नियम है पृथक्करण का नियम और दूसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम। ये कार्य तो रहा किसका, कॉरल कॉरेंस का। फिर दूसरे साइंटिस्ट हमारे आते हैं। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डे व्रीज और इन्होंने मेंडल के निष्कर्षों को फ्लोरा नामक पत्रिका पर सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया। यहां पर जो फ्लोरा नामक पत्रिका है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इससे नीट में क्वेश्चन आ चुका है बच्चा। क्योंकि ये फ्लोरा जो थी पुस्तक थी, इसके बारे में एक बार पूछा गया था कि जो ये ह्यूगो डे व्रीज थे, आखिर किस पत्रिका पर इन्होंने मेंडल के निष्कर्षों को निकाला था, फ्लोरा पर निकाला था सन 1901 ईस्वी में। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। और इन्होंने अपना बच्चा एक्सपेरिमेंट किसमें किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रेम रोज पर किया था, जो कि आपको सामने डायग्राम भी देखने के लिए मिल जाएगा, चित्र देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं और इन पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि मेंडल को देखने के लिए, मेंडल के नियमों को देखने के लिए, क्या मेंडल के नियम सही हैं जो इन्होंने दिए हैं, और बिल्कुल सही नियम थे। इसीलिए इन्होंने मेंडल के निष्कर्षों को फ्लोरा नामक पत्रिका पर सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित कर दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हमारे तीसरे साइंटिस्ट और लास्ट साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने मेंडलवाद को पुनः जन्म देने के लिए काफी योगदान दिया। वो तीसरे साइंटिस्ट कौन है, हमारे इरिक वॉन। इन्होंने भी काफी योगदान दिया। इन्होंने विभिन्न पुष्पीय पादपों पर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने भी मेंडल के नियमों को सही माना और इन्होंने भी अपना योगदान काफी अच्छी तरीके से दिया है। तीनों साइंटिस्ट को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि तीनों साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि मेंडल के जो निष्कर्ष थे, आखिर इतने दिन तक क्यों छिपे रहे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि मेंडल के निष्कर्ष जो इन्होंने सन 1865 ईस्वी में अपना निष्कर्ष दे दिया था पत्रिका पर, आपने देखा ही। ठीक है, लेकिन ये 1900 तक छिपे रहे। ऐसा क्या रीजन था बच्चा, तो पहला रीजन ही था कि संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। जैसा कि आज हो रहा है, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह हो गया, टिकटॉक वगैरह हो गया, मतलब कुछ भी वायरल हो जा रहा है, दिन रातों रात पता नहीं आदमी कहां से कहां पहुंच जा रहा है, वायरल हो। ठीक है, तो वैसी कोई संचार की सुविधाएं पहले नहीं थी। तो एक तो सबसे बड़ी कमी थी कि संचार की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, इन्होंने गणितीय स्वरूप अपनाया था। जब पत्रिका छपी थी तो कुछ साइंटिस्ट की सभा बैठी, इनको बुलाया गया और इनसे कुछ क्वेश्चंस किए गए। पहला तो साइंटिस्ट इसी बात को नहीं हजम कर पा रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, तो चलिए ठीक है, किसी तरीके से उन्होंने इसको हजम किया। दूसरी बात आ जाती है कि इन्होंने गणितीय स्वरूप अपना दिया था। मतलब ये ऐसे निकालते थे जैसे कि वह 1:2:1, ये ऐसे अनुपात में अपने रिसर्च मतलब निष्कर्ष ऐसे निकालते थे, जो मेन प्रयोग थे इनको ऐसे निकालते थे, कुछ ऐसे टाइटल रखते थे इनका। तो इन्होंने सोचा यार ये क्या साला 1:2:1, कुछ मतलब दिमाग में उनके चढ़ा नहीं ये सब। और पहले के साइंटिस्ट, वैसे बायोलॉजी वाले को आप जानते हैं कि दूर दूर तक गणित का कोई वास्ता नहीं रखते वो लोग। तो ये जो गणितीय स्वरूप था ये काफी ज्यादा इनके लिए, जबकि ये बहुत ही अच्छा था बच्चा, लेकिन क्या हुआ ना, इसके बारे में हम देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे कि अनुपात क्या है, सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये जेनेटिक्स के दौरान ही सारी चीजें कवर करेंगे। लेकिन उस दौरान के साइंटिस्ट जो थे इसको पचा नहीं पाए अपने अंदर, मतलब उनको ये बात सही नहीं लगी कि यार ये गणित कैसे आ सकती है बायोलॉजी में, और ये तो बिल्कुल से ऊपर की बात है। तो ये भी एक काफी बड़ी हानि इनके लिए हुई। और तीसरा कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ट्रांसफर हो रहा है, जो अपने कैरेक्टर को व्यक्त कर रहा है, यहां तक तो ये बता ले रहे थे, लेकिन इनसे पूछा गया भैया क्या ट्रांसफर हो रहा है जो अपने कैरेक्टर को वो कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो इनको ज्यादा तो जानकारी थी नहीं, क्योंकि आधुनिकता इतनी ज्यादा थी नहीं। तो इन्होंने कहा एलिमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था
शुरुआती लेक्चर में कि ये पहली बार इन्होंने एलिमेंट यूज किया था, एलिमेंट शब्द यूज किया था, उसके लिए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्होंने अच्छी तरीके से कोई प्रमाण नहीं दिया कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये भी इनकी बहुत बड़ी कमी थी। और जो चौथी कमी थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इनका जो निष्कर्ष का टाइटल था ना, कुछ ऐसा टाइटल था जो कि आज के पहले था ही नहीं, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कोई जानते नहीं थे, तो वो टाइटल भी एक तरीके से अच्छे तरीके से प्रकाशित नहीं हो पाया, लोग उस पर ध्यान ही नहीं दिए। तो ये सब क्या थे, छिपे रहने के इनके कारण थे। लेकिन अब हम देखने वाले हैं आखिर मेंडल इतने दिन बाद 16 साल बाद फिर से मेंडलवाद ने जन्म क्यों लिया, फिर से मेंडल के नियमों ने पुनः जन्म क्यों लिया। तो उसके क्या रीजन थे, उसका बच्चा ये रीजन था कि देखिए उनकी रिसर्च जो थी बहुत गजब की थी। भाई रिसर्च ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं रहे थे, लोग कर रहे थे, लेकिन उनमें बहुत सारी कमियां थी। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि मेंडल ऐसा क्या किए जो कि उस समय, इतना समय पूर्व उनकी रिसर्च अच्छी, मतलब कि एकदम से करेक्ट थी। वो सन 1865 ईस्वी में अपना पूरा निष्कर्ष दे दिए थे और जाके सन 1900 में वो प्रकाशित हो रहे हैं। 1900 में जब रिसर्च की गई उनके रिसर्च को देखने के लिए कि ये सही है कि गलत है, बिल्कुल एकदम से करेक्ट थे। ऐसा क्या रीजन था बच्चा, तो वही रीजन को हम देखने वाले हैं, जिनमें से पहला रीजन था कि ये अक्सर एक समय में 1 से 2 लक्षणों का अध्ययन करते थे, जबकि अन्य साइंटिस्ट क्या करते थे, एक ही समय में 5-7 लक्षणों का अध्ययन करते थे, जिससे उनको पूरे जो जितने भी करेक्टर है वो अच्छी तरीके से उनको समझ ही नहीं आता था उनको, और काफी बार उनके एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते थे। लेकिन इनका क्या था, ये एक समय में 1 से 2 लक्षणों को क्या करते थे, अध्ययन करते थे, इसीलिए इनके जो एक्सपेरिमेंट थे काफी अच्छे थे। दूसरा नंबर रीजन आता है मटर का चुनाव, जो कि सबसे अच्छा इनका रीजन था कि इन्होंने मटर को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। अगर शायद कोई पुष्प लेते और या तो कोई पादप वगैरह लेते तो शायद इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना अच्छा ना होता। लेकिन मटर का लेने का क्या रीजन था इनके, ये भी देखिए, ये जानते थे अच्छी तरीके से कि मटर लूंगा तो इसमें मेरा फायदा है। क्या फायदे थे वो देखते हैं हम पहले। देखिए जो मटर का इनका चुनाव था, सबसे पहला बात कि जो मटर होता है वो 1 वर्षीय पादप है और जो इनका जीवन चक्र है वो 2 से 3 माह में कंप्लीट हो जाता है। मतलब कितने कम समय में एक पीढ़ी गई। और ये अगर हो रहा है, इतना कम जीवन चक्र है, मतलब इतना जो इसकी लाइफ साइकिल है वो इतनी कम है, तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर आई। देखिए पहले तो 1 वर्षीय पादप है, इनका जीवन चक्र 2 से 3 महीने में पूरा हो जाता है, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कम है। अगर लाइफ साइकिल कम है बच्चा, तो ये अधिक पीढ़ियों का अनुभव कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो ये रीजन हो गए। दूसरा जो ये क्या है, मटर होता है ना, ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। इससे स्वपरागण वगैरह कराने में काफी सरलता होती है और मटर प्राकृतिक रूप से स्वपरागण कराया जा सकता है, आसानी से प्राकृतिक रूप से क्या करवाया जा सकता है, स्वपरागण करवाया जा सकता है, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए, और इसमें कृत्रिम रूप से परपरागण भी बहुत ही आसानी तरीके से करवाया जा सकता है और इसके लिए मेंडल ने कुछ तकनीकी अपनाई थी और तकनीकी के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल के टाइम में जो हम देख रहे हैं उसको आप समझिए। यहां तक की चीजें समझ में आई कि मटर का चुनाव इन्होंने क्या किया था। और मटर को उगाना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, जैसा कि आपको पता भी होगा, आप तो सब वाकिफ होंगे इस सब चीजों से। जो गांव से हैं वो तो बिल्कुल से जानते होंगे, मटर वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत बड़ी मात्रा पर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकी मटर वाली हो गई। ठीक, और इनका जो गणितीय विश्लेषण था ना बच्चा, जिनको साइंटिस्ट मान नहीं रहे थे अभी तक कि यार ये गणित कहाँ, ये भी काफी बहुत ज्यादा कारगर था। भले उस समय के साइंटिस्ट इसको नहीं समझ पा रहे थे, वो उनकी गलती थी, मेंडल की कोई गलती नहीं थी इसमें। मेंडल ने उस समय अपनाया, बस ये थी कि वो सबसे बहुत आगे थे, यही उनकी गलती थी, आप मान सकते हैं। इनका जो गणितीय विश्लेषण था वो बहुत कारगर में, मतलब बहुत कारगर रहा। ठीक है, और जो चौथा नंबर लास्ट रीजन आता है, ये क्या करते थे, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक विश्लेषण करते थे। वही बात हो गई गणितीय विश्लेषण। ठीक है, ये गुणात्मक जितने भी लक्षण होते हैं उनके मात्रात्मक विश्लेषण करते थे। इनका कहने का मतलब सीधे ये है कि जैसे सपोज दैट कोई लंबा है, अब जैसे 2 लंबे हो गए 1 बौना हो गया, तो ये इनको लिख देते थे 2:1, 2 लंबा हो गया और 1 बौना हो गया। ठीक है, तो ऐसे मात्रात्मक विश्लेषण किया करते थे, जो कि काफी कारगर इनके एक्सपेरिमेंट के लिए हुआ और काफी सिंपल बनाता था, समझने में सरलता होती थी। ये तो इनके नियम हो गए किसके, हमने देखा कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। अब हम देखते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत विभेद वाले लक्षणों का अध्ययन किया था। अब इसका तात्पर्य क्या है, तो एक टेबल अगर आप देखेंगे, टेबल से चीजें क्लियर होगी। देखिए ये लक्षण दिख रहे हैं, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था अपने में। पादप की लंबाई हो गई, पादप की स्थिति हो गई, अब ये कली की आकृति हो गई, कली का रंग हो गया, ऐसे करके 7 लक्षण थे। अब विपरीत विभेद का लक्षण मतलब इसमें ये, इसका कहने का क्या मतलब है कि विपरीत विभेद,
तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ये प्रभावी हो गया, ये अप्रभावी हो गया। अब दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, विपरीत विभेद, एक तो लंबा है दूसरा बौना है। इसका कहने का मतलब यही है। मतलब इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था जो कि विपरीत विभेद वाले थे, प्रभावी अप्रभावी वाले थे। ये पूरी टेबल बच्चा एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की है और इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एज इट टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर मैं ये पूछूं कि फली का जो रंग था, जैसे कि मैं ये सपोज दैट चौथा नंबर लेता हूं, ठीक है, यहाँ पर क्या फली का रंग है। अब मैं पूछूं कि बच्चा फली के रंग में प्रभावी कलर कौन सा था, अप्रभावी कलर कौन सा था, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो प्रभावी था वो हरा वाला था, जो अप्रभावी था वो पीला वाला था। तो आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। वो अपने आप हो जाएगा, अगर आप टेबल 2 से 4 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको ये नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर, उनका नाम क्या था, एस ब्लिक्स्ट। अब इस साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो 7 लक्षण है, 7 लक्षण में जो जीन है 1, 4, 5, 7 हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक ये पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति और परिपक्व फली की आकृति, ये जो तीनों लक्षण हैं ये गुणसूत्र 4 पर स्थित थे। किस पर स्थित थे बच्चा, गुणसूत्र 4 पर स्थित थे। और फली का रंग गुणसूत्र 5 पर स्थित था। ये किस पर स्थित था, गुणसूत्र 5 पर। और बीज की आकृति गुणसूत्र 7 पर। और ये दोनों जो बीज पत्र का रंग है और पुष्प का रंग है ये गुणसूत्र 1 पर स्थित थे। ये किसने बताया था, एस ब्लिक्स्ट ने बताया था। और ये जो गुणसूत्र हैं आपको एज इट याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन नीट में कैसे पूछा जाएगा, नीट ने ऐसा इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, ऐसे पूछा जाएगा। सपोज दैट पूछा गया कि पादप की लंबाई कौन से गुणसूत्र पर स्थित थी, तो आप बताएंगे पादप की लंबाई, अगर आपको याद रहेगा तो आप बताएंगे पादप की लंबाई गुणसूत्र 4 पर स्थित थी। या तो नीट ऐसे भी पूछ सकता है कि गुणसूत्र 4 पर कौन कौन से लक्षण स्थित थे, तो 3 लक्षण थे, पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति। मतलब आपको पूरे गुणसूत्र एज इट याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले कि गुणसूत्र 7 पर मंडल का कौन सा लक्षण आता है, तो गुणसूत्र 7 पर आता है बीज की आकृति। तो कैसे भी करके घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आपको एज इट याद रखनी है टेबल, आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि अगर मैं पूछूं कि बच्चा बीज की आकृति किस पर स्थित थी, तो आपको पता रहना चाहिए कि बीज की आकृति गुणसूत्र 7 पर थी। अगर मैं पूछूं कि पुष्प का रंग किस पर स्थित था, तो आपको पता रहना चाहिए पुष्प का रंग गुणसूत्र 1 पर, ठीक है। तो सारी चीजें आपको एज इट पता रहनी चाहिए। इस पर ये टेबल बस इतनी ही है। और इतनी टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चीजें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर झुर्रीदार बीज क्या होते हैं। ये आखिर मैंने ये वाला पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि बच्चा इससे नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। और अभी आपने टेबल अच्छी तरीके से नहीं गौर की होगी। अगर आप टेबल देखेंगे तो जो बीज की आकृति थी, जो बीज की आकृति थी बच्चा, ये बीज की क्या हो गई, बीज की आकृति जो थी उनमें 2 तरीके की आकृतियां होती हैं। पहला नंबर होती है क्या, पहला नंबर होती है गोल आकृति और दूसरा नंबर जो आकृति है वो है झुर्रीदार आकृति। तो गोल बीज तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, गोल बीज की आकृति के तो चलिए बीज मिल जाते हैं। लेकिन झुर्रीदार बीज कहां से आए आखिर, मेंडल के समय में उन्होंने झुर्रीदार बीज कैसे प्राप्त किया बच्चा, तो झुर्रीदार बीज मेंडल को ऐसे प्राप्त हुए थे कि जो झुर्रीदार बीज होते हैं ना उनमें एसबीआई है वो अनुपस्थित रहता है। और एसबीआई क्या है बच्चा, स्टार ब्रांचिंग एंजाइम। और ये एसबीआई करता क्या है, ये क्या करता है बच्चा, ये शर्करा को, ये क्या करता है, ये शर्करा को स्टार्च में चेंज करता है। किस पर चेंज करता है, शर्करा को स्टार्च में। और अगर शर्करा स्टार्च में चेंज हो जाती है तो बीज क्या होता है, बढ़िया गोल हो जाता है। लेकिन अगर ये एंजाइम अनुपस्थित हो जाए तो जो शर्करा है वो स्टार्च में चेंज नहीं हो पाएगी। और अगर शर्करा स्टार्च में चेंज नहीं हो पाएगी तो जो बीज है वो झुर्रा जाएगा और ऐसे झुर्रीदार बीज प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि झुर्रीदार बीज मंडल ने कैसे प्राप्त किए, क्या कमी थी, तो आप बताएंगे डायरेक्ट कि वहां पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण मंडल को झुर्रीदार बीज प्राप्त हुए। यही आपका आंसर रहना चाहिए। और ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम करता है क्या बच्चा, तो ये शर्करा को स्टार्च पर चेंज होने से रोकता है अगर ये अनुपस्थित रहता है तो। और अगर ये रहेगा तो स्टार्च शर्करा पर चेंज हो जाएगी। इट इज क्लियर, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक एक चीजें बच्चा अच्छी तरीके से क्लियर करके चलना है, ठीक है, कोई चीजें छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखने वाले हैं मेंडल की तकनीकियां।
तो मेंडल ने जो तकनीक ली थी, अब तकनीक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल ने कौन सी तकनीकियां अपनाई थी? दो तकनीकियां थी, एक तो विपुंसन, दूसरा थैलीकरण। विपुंसन क्या होता है, थैलीकरण क्या होता है, इन्हीं दोनों के बारे में हम अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मटर था वो बाइसेक्सुअल था, मतलब उस पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते थे। लेकिन मेंडल क्या करते थे, मेंडल को एक पुष्प पर या तो नर चाहिए या तो मादा चाहिए, या तो बच्चा नर चाहिए या तो मादा चाहिए। अब देखिए एक पुष्प पर दोनों चीजें थी, तो अगर उसको नर या मादा बनानी है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला नंबर होता है विपुंसन। विपुंसन से आप क्या कर सकते हैं, सपोज दैट ये पुष्प है, ये वाले जो पार्ट है होते हैं, ये सब पार्ट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, ये सारे पार्ट क्या होते हैं, मेल वाले पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं बच्चा, मेल वाले पार्ट होते हैं। और ये जो बीच में दिख रही है वर्तिका, ये किसकी पार्ट होती है, ये किसके पार्ट होती है, फीमेल वाली पार्ट होती है। ठीक है, अगर मैं इससे जितने भी मेल के पार्ट हैं, जितने भी मेल के पार्ट हैं, सबको अगर मैं काट देता हूं, सबको क्या करता हूं बच्चा, काट देता हूं, तो वो क्रिया कौन से कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। विपुंसन में क्या होता है, किसी एक लिंग को हटा दिया जाता है। सिंपल सी बात है, या तो मैं फीमेल वाले पार्ट को हटा दिया, या तो मैंने फीमेल वाले बच्चा पार्ट को हटा दिया, या तो मैंने मेल वाले पार्ट को हटा दिया। सपोज दैट मैंने यहां से सारे मेल के पार्ट, सभी मेल के पार्ट क्या कर दिए, सभी मेल के पार्ट काट दिए। और अगर मैंने सभी मेल के पार्ट काट दिए तो अब इसमें फीमेल वाला पार्ट बस बचा, और अगर फीमेल वाला पार्ट बस बचा तो बच्चा ये पुष्प कौन सा हो चुका है, अब फीमेल पुष्प हो सकता है। अगर इसी को मुझको मेल बनाना है तो मैं फीमेल वाला पार्ट काट दूंगा और ये मेल पुष्प बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। विपुंसन में आपने देखा कि हम एक लिंग को हटा दे रहे हैं, एक लिंग को काट दे रहे हैं, यही क्या कह रहा है, विपुंसन कह रहा है। फिर दूसरा तकनीकी आती है थैलीकरण। ध्यान से चीजों को यहां पर समझिएगा, ये एक स्त्री पुष्प था, यही इसी को समझिए आप, ये एक स्त्री पुष्प है। ठीक है, इस स्त्री पुष्प में मैंने सारे मेल के पार्ट हटा दिए। ठीक है, सारे मेल के पार्ट हट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब लेकिन खतरा क्या है बच्चा, अब इसमें स्त्री वाले पार्ट हैं और मुझे इसमें क्या कराना है, मुझे इसमें एक्सपेरिमेंट कोई करना था। ठीक है, मैंने किसी नर पुष्प के परागकण लिए और उन परागकण को इस पुष्प में डाल दिया, इस पुष्प के वर्तिका पर डाल दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर खतरा क्या होता था बच्चा, खतरा यह भी तो हो सकता है कि आपने जो नर डाले, आपने जो मतलब परागकण डाले हैं, क्या पता बाहर से जैसा कि हमने देखा था कि परागकण तो कई तरीके से आते हैं पुष्प में, कोई कीड़ा आया परागकण लेके आया और इस पुष्प में बैठ गया। अब बताइए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और दूसरा भी परागकण आ चुका, लेकिन अभी तक आपको नहीं पता कि दूसरा आ चुका है और पता नहीं रिजल्ट क्या है, क्योंकि भाई दूसरा परागकण भी उसमें आ चुका है। तो ऐसे हो सकता था, तो इन्होंने क्या करा, थैलीकरण की तकनीक अपनाई। ये क्या करते थे, एक बार ये परागकण का वो डालते थे उसमें, और परागकण डालने के बाद उस पुष्प को थैली से बांध देते थे। अब उस पुष्प को थैली से बांध दिए तो बाहर से कहीं से परागकण प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने थैलीकरण की तकनीकी अपनाई थी। सीधा सा सिंपल सा मतलब यही है बच्चा कि पुष्प को बाहरी परागकणों से बचाने के लिए इन्होंने थैलीकरण की तकनीकी अपनाई। और थैलीकरण के कई लाभ थे, जैसे कि बाहर से परागकण नहीं आ सकते हैं, बाहर से जितनी भी डिजीज वगैरह, रोग वगैरह हो जाते हैं वो नहीं आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो कि थैलीकरण से हो सकती थी, और ये दोनों जो विधि थी बच्चा मेंडल के लिए बहुत ज्यादा कारगर हुई। आई होप ये दोनों विधि आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार सिंपल तरीके से दोनों को बता देता हूं। पहले नंबर विपुंसन का अर्थ यही था, सीधा सा मतलब यही था कि हमें पुष्प को एक लिंगी बनाना है और उसके लिए किसी एक लिंग को हटाना पड़ेगा, वही क्रिया क्या थी, विपुंसन कहलाती थी। और दूसरा नंबर थैलीकरण, मतलब हमें बाहरी परागकणों से इसे बचाना है, इसलिए हम अपनाते थे थैलीकरण, पुष्प को पन्नी से बांध देते थे। सीधा सा मतलब है। आई होप ये सारी चीजें आपको कवर हो गई होंगी। ठीक है, तो देखिए आज हमने जितना भी देखा अच्छी तरीके से कवर किया। भाई जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको बताइए, कमेंट करिए, मैं जरूर देखूंगा। और जेनेटिक्स में अभी कुछ नहीं बचा, अभी जो थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, कल से मजा आने वाली जेनेटिक्स में। जो जेनेटिक्स की असली फील है ना, जो फील करने वाले हैं हम जेनेटिक्स को, वो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम जेनेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मेन पार्ट है जेनेटिक्स के। 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये तो भाई चलो थ्योरेटिकल पार्ट था, समझाने वाला था, थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया जितना भी मुझे आया। बट अगली बार से हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, गजब तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, दिमाग में घुस जाएंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, जितने भी नीट में वैरायटियां, सब कुछ अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, बस पढ़ने का, और अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, कमेंट वगैरह करिए, मैं देखूंगा कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ पर मैंने ये चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, वैसे तो मैं सारी चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो रट जा रही होंगी चीजें, लेकिन तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।